एना, केटी जल्दी चलो, हमारा सहरी का समय हो गया है। माँ जी को इस बात की भनक तक ना लगे, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ चलो, और चिंता मत करो, माँ जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। चलो अब रसोई में चलकर जल्दी से कुछ अच्छा अच्छा पका लेते हैं। तीनों बहुएं अपनी सहरी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना शुरू करती हैं, जिसके बाद वो तीनों छत पर जाकर अपनी सहरी खाना शुरू करती हैं। तभी उन तीनों को सीढ़ियों पर से किसी के आने की आवाज आती है। जब वो देखती हैं, तो उनकी सास सरस्वती उनके सामने खड़ी होती है। तुम तीनों सुबह यहाँ छत पर क्या कर रही हो? और सुबह सुबह तुम तीनों को ऐसी क्या भूख लग गई जो तुम तीनों ने इतने सारे पकवान बना लिए अपने लिए? अपनी सास को वहां देखकर तीनों बुरी तरह घबरा जाती हैं। तभी उनकी सास उनसे कहती है, देखो मेरी समझ में तो कुछ कुछ आ गया है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा अगर तुम तीनों अपने मुंह से सारी सच्चाई बोल दो। सरस्वती के मुंह से ये बात सुनकर वो सभी हैरान रह जाती हैं। मुझे तुम लोगों की चुप्पी नहीं देखनी, जो मैं पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दो। मुझे सच सच बताना, आखिरकार ये इतने दिनों से चल क्या रहा है इस घर में? जी माँ जी, वो दरअसल इसे सहरी कहते हैं। सहरी? ये सहरी क्या होती है? मुस्लिम धर्म में जब हम रोजे रखते हैं तब ये सहरी ली जाती है। क्या कहा तुमने? एक हिंदू परिवार में शादी करके तुम लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ है? ये बात जानकर सरस्वती बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। तो वहीं उसकी तीनों बहुएं भी चुप हो जाती हैं और कुछ कह नहीं पाती। आखिर एक सास को कैसा लगेगा जब उसकी 3 अंग्रेज बहुएं, जिन्होंने हिंदू परिवार में शादी की हो लेकिन वो मुस्लिम धर्म को अपनाकर चल रही हो, आखिर कैसे 3 अंग्रेजन बहुएं सरस्वती की बहुएं बनी? 1 साल पहले की बात है। अरे मेरे प्यारे बेटो, अब और कितना शहर में रहोगे? मैं तो कहती हूँ गाँव ही चले आओ और यहीं पर अपना कोई बिजनेस शुरू करो और फिर यहीं शादी करके सेटल हो जाओ। मैंने तुम तीनों के लिए लड़कियां भी देख ली हैं। ओ माँ, आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी है हमारी शादी की? माँ, बेशक बड़े भैया को शादी नहीं करनी हो, लेकिन मुझे तो शादी करनी है ना, इसीलिए मैं इन्हें गांव लेकर आ रहा हूं। हाँ माँ, और इस बार हम भैया की शादी करवा कर ही रहेंगे। विनय ऐसा कहकर फोन काट देता है। फिर विनय और सूरज मिलकर दीपक को गांव चलने के लिए मना ही लेते हैं। उधर सरस्वती भी अपने बेटों के आने की खुशी में तैयारियां कर रही होती है। गांव आते वक्त तीनों भाइयों की मुलाकात 3 अंग्रेजन लड़कियों से होती है जो लंदन से इंडिया घूमने आई हुई होती हैं। उन तीनों के बैग किसी ने चोरी कर लिए थे, जिसमें उन तीनों के पासपोर्ट थे। वो तीनों लड़कियां स्टेशन पर बैठी रो रही थी। अब हम क्या करें? अब हम वापस अपनी कंट्री कैसे जाएंगे? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तीनों को किसी की मदद लेनी चाहिए। तीनों को हिंदी भाषा से बहुत लगाव था, जिसका कारण था कि उन तीनों को हिंदी बड़े अच्छे से आती थी। वो तीनों राहगीरों से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछ रही थी, लेकिन तभी उनमें से कुछ लड़के उनको छेड़ने लगते हैं। अरे वाह भैया, अरे देखो तो सही, क्या बिलायती माल घूम रहा है भैया अपने देश में। अरे ये गोरी चमड़ी, ये मिल जाए तो कसम जवानी की मजा ही आ जाए भैया। चलो भैया, आज का हमारा जुगाड़ पानी तो हो गया। वो तीनों आदमी उन तीनों बहनों को छेड़ने लगते हैं। कोई हमारी मदद कीजिए, हमें इन गुंडों से बचाइए। कुत्ते कमीनों, छोड़ दो हमें, अल्लाह तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर दीपक, विनय और सूरज उन तीनों की ओर भागते हैं और उन गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और उन तीनों को बचा लेते हैं। डोंट वरी, अब सब ठीक है। आप भले आदमी लगते हो, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। अरे वाह, आप लोग तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेती हो। जी, हमने सीखी थी हिंदी भाषा। दरअसल हम तीनों बहनों को ही हिंदी भाषा से बहुत प्यार है, इसीलिए हमने ये भाषा सीखी है। हाँ, लेकिन हमें क्या पता था ये भाषा हमारे इस तरह काम आएगी। शायद इसी बेकार दिन के लिए हमने इसे सीखा था। बेकार दिन? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सच ही तो कह रही है वो। हम तीनों बहनें तो इंडिया घूमने आए थे, लेकिन यहाँ आकर तो हमारे बैग ही चोरी हो गए, जिसमें हम तीनों के पासपोर्ट भी थे। फिर वो तीनों सारी घटना उन तीनों भाइयों को बताती हैं। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आप तीनों के साथ। अच्छा, आप एक काम करिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ, हमारी माँ आप तीनों का अच्छे से ध्यान रखेगी। और फिर जब आप तीनों का नया पासपोर्ट बन जाए तो आप लोग चले जाना। एना, केटी और विला के पास उनकी मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आप भले आदमी लगते हो, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। हाँ, नहीं तो यूं अनजान शहर में कौन किसकी मदद करता है।
इसके बाद ट्रेन से सफर तय करते करते उन तीनों भाइयों को तीनों बहनों से प्यार हो जाता है। विला को दीपक से, एना को सूरज से और केटी को विनय से प्यार हो जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन सिमसा मंदिर के स्टेशन पर रुकती है, जहां वो तीनों भाई उन तीनों बहनों से शादी करके अपनी माँ के लिए अंग्रेजन बहू ले आते हैं। सरस्वती जब उन तीनों के गले में फूलों की माला देखती है तो सारा माजरा समझ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय मेरे नालायक बेटों, ये तुम लोगों ने क्या किया? नास पिटो, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी कुछ हरकत भी करोगे। माँ, अब माफ भी कर दो हमें और अपनी बहुओं का स्वागत करो ना। दीपक के प्यार से बोलने पर सरस्वती पिघल जाती है और अपने तीनों बेटों के साथ अपनी तीनों बहुओं का भी गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सभी आपस में बहुत खुश थे। तुम तीनों ने मुझे बहुत ही अच्छी बहुएं लाकर दी हैं। तीनों की तीनों बहुत ही संस्कारी और धार्मिक हैं। मैंने कहा था ना माँ, हमारी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, ये सब सही है, अब सारा क्रेडिट आप अकेले ही उठा लो। इतना कहने के बाद वो तीनों भाई अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां उन तीनों को अपनी पत्नियां बहुत परेशान नजर आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। उधर विला भी दीपक को उन तीनों का सच बताती है। कैसा सच? हम तीनों बहनें भले ही विलायती हैं, लेकिन हमने हमेशा मुस्लिम धर्म ही माना है। ये तू क्या कह रही है? जब हम इंडिया आए थे तो हमने मुस्लिम लोगों के बीच काफी वक्त गुजारा, जिसके बाद उनका धर्म बहुत पाक नजर आया और हमने उनके धर्म को अपना लिया। हम तो ये बात समझ गए, लेकिन ये बात हमारी माँ नहीं समझेगी। तीनों भाई उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और अपने अपने कमरों से बाहर निकल कर आते हैं और एक दूसरे से मिलकर इस बात का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, ये बात तो माँ बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ सूरज। भैया, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर माँ को इस बारे में पता ही न चले तो कैसा रहेगा। आखिर में वो तीनों अपनी पत्नियों को रोजा रखने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन उन तीनों को ये छुप छुपा कर करना था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती, तो कुछ ऐसा ही हुआ उन तीनों के साथ। सुबह की सहरी के बाद सुबह 5 बजे फजर की नमाज, दोपहर को जोहर की नमाज, फिर शाम 5 बजे असर की नमाज, फिर 7 बजे ईस्तर करना और फिर अपने ईशा की नमाज पढ़ना, और वो भी अपनी सास से छिपकर। ये सब उन तीनों के लिए छुपा पाना थोड़ा मुश्किल था। फिर एक दिन सरस्वती उन तीनों से कहती है, आखिर बात क्या है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम तीनों ठीक से खाना नहीं खाती हो। वो क्या है ना माँ जी, हम खा लेते हैं पहले ही। सुबह हमने खा लिया था और अभी हमें भूख नहीं है। इतना कहने के बाद वो तीनों वहां से चली जाती हैं और बाकी काम करने लगती हैं। लेकिन सरस्वती को उन तीनों पर शक हो जाता है और वो उन पर नजर रखनी शुरू कर देती है। एक दिन सुबह सुबह सरस्वती को प्यास लगती है तो वो किचन में पानी लेने जाती है, तो उसकी नजर किचन में रखे पकवानों पर जाती है। अरे ये क्या, मेरी बहुओं ने इतनी सुबह उठकर ही नाश्ता बना लिया, लेकिन आखिर ये तीनों हैं कहाँ? सरस्वती उन तीनों को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है, जिसके बाद उन तीनों का सच सरस्वती के सामने आ जाता है। फिर मजबूरन उन तीनों को अपनी सारी सच्चाई सरस्वती को बतानी पड़ती है। माँ जी, हम अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। हम दिल से मुस्लिम धर्म को मानते हैं। हाँ माँ जी, और आप प्लीज हमें फोर्स मत कीजिएगा ये धर्म छोड़ने को। अरे बहुओं, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तीनों ने अपना धर्म अपने आप चुना। और वैसे भी ये तो हमारे ऊपर की बात है कि हम कौन सा धर्म माने, इसे कोई तुम पर थोप नहीं सकता। सरस्वती को अपनी विलायती बहुओं के मुस्लिम धर्म मानने से कोई आपत्ति नहीं होती। ये बात जानकर उसकी तीनों बहुएं भी बहुत खुश होती हैं और अब उन्हें अपने रोजे छुपकर नहीं करने पड़ते। वही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था। हर रोजेदार की तरह सलीम को भी ईद का बेसब्री से इंतजार था। सलीम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक दर्जी था। अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी उसकी। सिलाई का काम सलीम ने अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में सिलाई का काम बढ़िया चलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे। यही वजह थी कि सलीम का काम लगभग बंद ही पड़ गया था और इसीलिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन ईद को क्या करेंगे? बच्चों का बड़ा मन है नए कपड़े पहनने का, तो सिल दीजिए ना दोनों के लिए एक एक जोड़ी, और वो सिवई। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर सलीम घर से बाहर आ गया। वो अपनी बीवी फातिमा से नजरें चुरा रहा था।
क्योंकि सच यही था कि एक दर्जी होने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े नहीं सिल पा रहा था, क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फातिमा सलीम के हालात समझती थी, लेकिन वो भी क्या करे, बच्चों के फरमाइशी चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर ही देते थे। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? हाँ, बोल दिया है मैंने। अब्बू ने कहा कोशिश करेंगे। फिर से कोशिश? तब तो हो गया, आपा रहने दो। यहाँ तो उम्मीद लगानी ही बेकार है। लगता है इस बार भी इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद। और मनेगी भी क्या, वही हर साल की तरह अम्मी पानी में सेवई उबाल कर दे देंगी। बस हो गई हमारी ईद तो। इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं। 7 साल का अमान ये सब एक सांस में कह गया। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसकी बातें फातिमा को कितनी तकलीफ दे रही थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। वो पास वाली सोसाइटी में मैं कल ही जाऊंगी। और फातिमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ कर लूंगा ना। तुम घर पर वैसे ही बहुत काम करती हो, इससे ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं जो हो रहा है। बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं। ईद पर कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक आपका काम ठीक से नहीं चलता, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस। सलीम चाहकर भी फातिमा को रोक नहीं पाया और अगले ही दिन फातिमा काम की तलाश में निकल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे राधा ने भेजा है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ। तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है? जी कहीं भी नहीं, बस अपना घर ही संभालती आई हूँ अब तक तो। देखो, ईद पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तो तुम सब कर तो लोगी ना? जी आपा, मैं सब कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 1 मिनट, मुझे ये फालतू की रिश्तेदारी पसंद नहीं है। मुझे मैडम कहोगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी मैडम जी, माफ कीजिएगा। वो घर काफी बड़ा था। घर की मालकिन हिना वहाँ अपनी बच्ची शाइना के साथ रहती थी। हिना के शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद ही अपने शौहर का गारमेंट्स का बिजनेस संभाल रही थी। अकेले रहने की वजह से हिना का बर्ताव थोड़ा रूखा हो गया था। वो ज्यादातर गुस्से में ही रहती थी। ये क्या है फातिमा, तुमने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया? मैडम जी, मैंने शाइना बेबी का टिफिन तैयार कर दिया है। और आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती, तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ओह माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं बस अभी कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर हिना घर से बाहर निकल गई और फातिमा शाइना के पास चली गई। शाइना बेबी, जल्दी करिए, आपके स्कूल की बस आती ही होगी। आंटी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। क्या? ऐसा मत कहिए, आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी। आपको अम्मी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी तो वैसे भी शाम को घर आती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं बेबी जी, ये तो गलत होगा ना। चलिए, मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। फातिमा के जोर देने पर शाइना स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। फातिमा ने उसे अपने हाथों से स्कूल के लिए तैयार किया। फिर शाम के वक्त, मैडम जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, वो परसों ईद है तो। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, पार्टी में कई लोग आएंगे। ऐसा करो, यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ क्या क्या बनाना है। हिना ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर फातिमा उससे क्या कहने वाली थी। फातिमा चुपचाप हिना की सारी बातें ध्यान से सुनती रही। फिर कुछ देर बाद, इतना सब ठीक रहेगा, पर याद रहे फातिमा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगी मैडम जी। एक गुजारिश है, अगर आप पूरी कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बोलो। मैडम जी, वो मेरे बच्चे ईद पर। फातिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिना के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देखकर फातिमा उदास हो गई। तभी शाइना स्कूल से वापस लौट आई और फातिमा को उदास देखकर उससे बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं बेबी जी, आप चलिए ना, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, पहले आप बताइए, आप सैड क्यों हो? सुबह मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो अब आपको मेरी बात माननी होगी। मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। वो बेबी जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आंटी बताइए ना प्लीज। शाइना फातिमा से जिद करने लगती है, जिसके बाद फातिमा उससे अपनी सारी परेशानियां कह देती है। ओह गॉड, क्या ऐसा भी होता है? मेरे पास तो कितने सारे नए कपड़े हैं और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए नए कपड़े दिलवाने वाली हैं।
आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अम्मी को बोल दूंगी, वो आपके बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगी। फातिमा क्या है ये सब? मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो ना। शाइना से ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या करना चाहती हो तुम? अम्मी आंटी को मत डांटिए, मैंने ही। शाइना तुम चुप रहो और अपने कमरे में जाओ अभी। मैडम जी आप गलत समझ रही हैं, मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस ये ईद की पार्टी निपटाओ और फिर उसके बाद अपना हिसाब करो। तो नहीं मैडम जी ऐसा मत कहिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। जरूरत है तो क्या कुछ भी करोगी तुम? मेरी शाइना अभी बच्ची है, उसे बहलाकर तुम क्या करना चाहती थी? मैं सब समझती हूँ। इतना कहकर हिना वहाँ से चली गई। फातिमा दुखी होकर रोने लगी। हिना ने उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अम्मी आप आ गई? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी, बल्कि आप भी तो चल रही हैं ना हमारे साथ ईद के लिए कपड़े दिलवाने। आपने ही तो कहा था कल। हाँ कहा तो था मैंने, पर बच्चों। पर क्या अम्मी, आप भी अब्बू की तरह झूठ बोल रही थी क्या? नहीं, पर वो क्या है ना, आज मैडम जी से बात नहीं हो पाई। कल मैं जरूर उनसे बात करूंगी और तब हम पक्का बाजार चलेंगे, ठीक है? फातिमा ने उस वक्त तो किसी तरह बच्चों को मना लिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अगले दिन वो क्या करेगी। हिना के घर पर पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फातिमा भी इन्हीं तैयारियों में लगी थी। तभी अचानक शाइना कहाँ हो तुम? फातिमा तुमने शाइना को देखा क्या? नहीं मैडम जी, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। देखो फातिमा, सच सच बताओ कहाँ है मेरी शाइना? मैडम जी आपका क्या मतलब है? मुझे सच में नहीं पता शाइना बेबी कहाँ है। हिना ने खुद ही ये तय कर लिया था कि फातिमा ने ही शाइना को गायब किया है। वो पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी अचानक शाइना खुद वहां पर आ गई। उसके हाथों में ढेर सारे कपड़े थे जिन्हें फातिमा को देते हुए उसने कहा, आंटी ये लीजिए, ये नए तो नहीं हैं, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं हैं। मैंने स्टोर रूम से लेकर आई हूँ। अब तो आपके बच्चे ईद पर खुश हो जाएंगे ना? शाइना क्या है ये सब? तुमसे ये सब किसने करने के लिए कहा? फातिमा ने ना? नहीं मम्मी, आंटी ने मुझसे ये कपड़े लाने को नहीं कहा, और उस दिन भी मैंने ही उनसे जिद की थी, तभी उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। अम्मी आपने ही तो सिखाया था कि हमें जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की ईद मुबारक करनी चाहिए, तभी हमारी भी ईद मुबारक होती है। अम्मी आंटी के बच्चों के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं और मेरे पास इतने सारे हैं, तो अगर मैं इन्हें ये कपड़े दे दूं तो इसमें गलत क्या है? हिना के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसकी खुद की बेटी ने उसे वो सब याद दिला दिया जिसे वो अपनी परेशानियों में भूल गई थी। उसने फौरन शाइना से वो सारे कपड़े लेकर फातिमा को दिए और उससे कहा, फातिमा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर एक बात बताओ, तुम्हारा तो एक बेटी और एक बेटा है ना, तो सिर्फ इन कपड़ों से तो काम नहीं चलेगा। शाइना तो फिर चलें ईद की शॉपिंग के लिए? शाइना ने मुस्कुराकर हिना का हाथ थाम लिया। इसके बाद हिना ने न सिर्फ फातिमा के बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहनाए, बल्कि उसने सलीम को भी काम पर रख लिया। सलीम हिना की गारमेंट कंपनी के लिए कपड़े सिलने लगा और इस तरह हिना और फातिमा दोनों की ईद मुबारक हुई। Thanks for watching.